रहीम। आम हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। हर बिलावल है मुल्क का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। साहिबो 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है। मैं इस हवाले से आपसे कुछ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। साहिबो व ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी साहिबजादी थी, जो 21 जून 1953 को पैदा हुई। इनसे छोटे मुर्तज़ा, सनम भुट्टो और शाहनवाज थे। कुदरती तौर पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इनकी आंखों की चमक और जहानत पर बड़ा मान था। वो उनको हमेशा अपने मुतबादिल के तौर पे देखते और अपने साथ रखते थे। उनकी तालीम जारी थी और साथ साथ अहम मौक़े पर वो उनको साथ लेके जाते थे। 1966 में जब ताशकंद का मुआहदा हुआ, उस वक्त भी वो रूस साथ गई थी, और 1972 में जब शिमला मुआहदा हुआ था, उस वक्त भी वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी। उनकी तालीम जारी थी और वो मार्के पे मार्का तय करते हुए आगे बढ़ रही थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम की तकमील के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। वहीं से उन्होंने 1979 में अपनी तालीम मुकम्मल की। इस दौरान वो वहाँ की स्टूडेंट फेडरेशन की सदर रहीं, जो आने वाले वक्त में ये तजर्बा उनके काम आता रहा। दुनिया में वो मुतारफ़ भी हुई और अपनी सियासी ज़िंदगी की सफ़ें दुरुस्त करने में उन्हें बड़ी आसानी महसूस हुई। दूसरी तरफ 5 जुलाई 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्ट दिया गया। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि जब 1974 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम की बात की थी, तो उसी वक्त कुछ ताकतें उनके ख़िलाफ़ हो गई थीं और वो उनको रास्ते से हटाने का मंसूबा बना रही थी। 1976 में जब हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए तो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, और जाते हुए जहाज़ की सीढ़ियों पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि भुट्टो, अक्लमंद लोग ट्रेन आने पर साइड पे हो जाते हैं, जो साइड पे नहीं होते वो निशाने इबरत बना लिए जाते हैं। इसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जगह जगह इसका इजहार किया कि मुझे सफ़ेद हाथी खा रहा है, मुझे अमेरिका से खौफ महसूस हो रहा है, और फिर यही खौफ उनको मौत की वादी की तरफ ले गया। 5 जुलाई 1977 को उनका तख्ता उल्टा गया। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया-उल हक़ के दरमियान सहाला रेस्ट हाउस में कुछ तल्ख़ जुमलों के बाद BBC लंदन ने तबसरा किया था कि कब्र एक है और बंदे दो हैं, देखें कौन पहले इस कब्र में जाता है। इसके बाद नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का केस पुटअप किया गया और भुट्टो को केस की समाअत के बाद 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1979 में ही अपनी तालीम मुकम्मल करके आई थी। वो दिन उनके लिए बड़े कर्बनाक थे। पूरे ख़ानदान के लिए पूरा ख़ानदान अंदर से हिल के रह गया था। कभी उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया जाता और फिर 1984 में उनको जिला वतन कर दिया गया। 1986 में जब वो लाहौर वापस आई तो हुकूमत वक्त के हाथ पांव फूल गए। लाहौर में इतने लोग जमा थे कि किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और उस वक्त बेनज़ीर को अंदाज़ा हुआ कि मैं तो बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन यह मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं और आने वाले वक्त में मेरे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इससे पहले 1985 में जब गैर जमाती इलेक्शन हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, और इस सूरत में जुनेद जो वज़ीर आज़म बन गए थे और पंजाब के वज़ीर आला मियाँ नवाज शरीफ थे। जब 1988 में ज़िया-उल हक़ का त्यारा बस्ती लाल कुमार बहावलपुर में क्रैश हुआ, उनकी शहादत या हलाकत के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो 1988 में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। 1999 में बेनज़ीर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जो नाकाम हो गई।
1990 में जब उनकी हुकूमत ने सिर्फ 18 महीने का फासला तय किया था, उनको सदर इसहाक ने चलता किया। और इसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। वो 1990 से 93 तक वज़ीर आज़म रहे। 1993 में फिर बेनज़ीर को हुकूमत मिली और इस अरसे में बेनज़ीर ने शुमाली कोरिया जाकर अब्दुलवीद काकड़ की मैयत में मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का मुआहदा किया और इस तरह पाकिस्तान में मिज़ाइल टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिला। डॉक्टर समर मुबारक मंद और दीगर साइंसदानों की कोशिशों से आज हमारे मिज़ाइल हमारी ताकत का ज़रिया हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया का आखिरी सूबा आसाम यहाँ से 2500 किलोमीटर के फासले पर है और हमारे मिज़ाइल 2700 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। साहिबो 1996 में वो वक्त भी आया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहिबजादे मुर्तज़ा को अपनी बहन की हुकूमत के दौरान कराची में हलाक कर दिया गया। पुलिस के हाथों ये शहादत अभी तक मुअम्मा बनी हुई है। मुझे वो लम्हात याद हैं जब उनकी डेड बॉडी जिना हॉस्पिटल में पड़ी थी, बेनज़ीर नंगे पाँव रोते बिलकते हुए जा रही थी कि उफ़, अल्लाह ने हमसे हमारा प्यारा भाई छीन लिया। इसके बाद बहुत कुछ जानने के बावजूद वो कातिल का नाम भी नहीं ले रही थी। तीसरे दिन जब कुलखानी हो रही थी तो आसफ जरदारी की मूछें साफ थीं। सियाफियों ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो कहने लगे खारिश की वजह से डॉक्टर ने कहा था तो मैंने मूछें मुंडवा दी। असल सूरत हाल ये थी कि मुर्तज़ा भुट्टो इनसे सख्त नफरत खाते थे। उन्होंने अपने आदमी भेजकर इनकी एक मूछ मुंडवा दी थी और उसका बदला लेने के लिए इसने अपनी मूछ, दूसरी मूछ तो साफ करती और साथ ही मुर्तज़ा का पत्ता भी साफ कर दिया। बेनज़ीर अपनी बाद की चलती हुई हुकूमत में भी कातलों का कुछ न बिगाड़ सकी। इसके बाद उनकी हुकूमत दूसरी बार फ़ारूक लुगारी ने ख़त्म कर दी। फिर नवाज शरीफ आ गए। फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ और बेनज़ीर जिला वतन रहे। 2007 में बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने लंदन में मिसाक जमहूरियत किया और इसके बाद पहले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। इसके बाद बेनज़ीर ने वापस आना चाहा तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि आपकी जान को ख़तरा है, आप रहने दें। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रात कब्र में आनी है वो आ ही जानी है। वो 2007 में कराची एयरपोर्ट पर उतरी। मुझे उनकी वो तस्वीर याद है कि वो आसमान की तरफ मुंह करके कुछ कह रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। फिर उनका काफिला 70 क्लिफ्टन की तरफ आ रहा था। कारसाज के मकाम पे धमाका हुआ और उनके 178 कारकुन शहीद हो गए थे। उनको इसके बाद भी ये बावर करवाया गया कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है, लेकिन वो बड़ी दलेरी के साथ इलेक्शन मुहिम चलाती रहीं। और फिर वो वक्त आया जब 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसा के फ़ौरन बाद उनको शहीद कर दिया गया। और फिर एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत फ़ौरन वो जगह भी साफ़ कर दी गई जहाँ खून पड़ा हुआ था। किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की। बहरहाल आज तक वो मुअम्मा हल ना हो सका। मुझे वो लम्हात याद हैं जब उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी थी। नवाज शरीफ भी रावलपिंडी में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में राउंड पर थे। जब उन्हें पता चला तो वो रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुँचे और उन्होंने उनकी डेड बॉडी के करीब खड़े होके बड़ी दर्दनाक गुफ्तगू की थी। वहीं अमीन फ़हीम नंगे पाँव बैठे हुए थे और एक अखबारी रिपोर्टर ने कहा कि मेरे लिए वो मंज़र बड़ा तकलीफ़ दे था। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
जो सोने का चमच लेके पैदा हुई थीं, आज एक आम सी जगह पर, एक आम से थड़े पर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल इसके बाद हालात ख़राब हुए, सिंध के अंदर बैंक लुटने लगे, पटड़ियाँ उखड़ने लगी, नारे लगने लगे, पाकिस्तान ना खपे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान सलामत ना रहे। लेकिन आसफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान जिंदा और सलामत रहे, इसी में हमारी बेहतरी है। बाद में जब इलेक्शन हुए तो हमदर्दी का वोट मिलने से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए और आसफ जरदारी सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाने में कामयाब हुए। और इस तरह ये हुकूमत 2013 तक चलती रही। बेनज़ीर भुट्टो अरसा हुआ यहाँ से जा चुकी, लेकिन उनकी जहानत, जमहूरियत से उनकी मोहब्बत और उनकी जहानत व फतानत के किस्से आज भी ज़बान ज़द आम हैं और उनकी जुर्रत व बहादुरी को एक ज़माना सलाम करता है। मैं फिर उन्हीं अशार के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आम हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। वस्सलाम।